Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 15 and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 351 to question number 375. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 351. क्वेश्चन है हमारा, इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म हैज. जो लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स होते हैं उनके पास क्या एक एडिशनल स्पेशलिटी होती है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा एक्सेस कैपेसिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा एक्सेस प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन है हमारा जीरो फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए. इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म हैज एक्सेस कैपेसिटी. बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है. शॉर्ट रन में ज्यादा खुल के काम नहीं कर सकते, ज्यादा अपने रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन लॉन्ग रन में सारी चीजें वेरिएबल होती हैं, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, आप हर एक चीज को लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हो. तो इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैज एक्सेस कैपेसिटी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 352 और क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is a normative statement? इनमें से कौन सा एक normative statement है? We have four options. पहला ऑप्शन है हमारा, plant economies allocate resources via government departments. दूसरा ऑप्शन, reducing inequality should be a major priority for mixed economies. तीसरा ऑप्शन, there is greater degree of consumer sovereignty in market economies. और चौथा, most economies have experienced problems of falling output and rising prices. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. सवाल पूछा गया था इन चारों में से कौन सा एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन बी में कहा गया है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रियोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमीज. तो ये मेजर प्रियोरिटीज ऑलरेडी मिक्स्ड इकोनॉमी का होता है. ये जो इनइक्वालिटी वाली कंडीशन है, हमारा इंडिया भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आता है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कोशिश करती है कि ये जो इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, उसे कम से कम किया जाए. जो रिच लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेते हैं और जो पुअर पीपल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इट इज द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. ऑप्शन बी, reducing inequality should be a major priority for mixed economies. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 353 और क्वेश्चन है हमारा, सपोज मोहन एंड कंपनी प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड इनकर्स 30 पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड 5 पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट. इन दिस केस टोटल कॉस्ट इज. बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है. सवाल पूछा जा रहा है कि मोहन और कंपनी 10 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और पर यूनिट में 30 रुपीज, मतलब एक यूनिट बनाने में 30 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है और 5 रुपीज इज देयर फिक्स कॉस्ट. तो एक यूनिट बनाने में टोटल 35 रुपीज खर्च होते हैं. तो टोटल कॉस्ट 10 यूनिट का कितना होगा? तो 10 इंटू 35 इज 350 रुपीज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है. सवाल पूछा जा रहा था कि 10 यूनिट्स बनाने का टोटल कितना खर्चा आएगा. एक यूनिट का उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है और फिक्स कॉस्ट भी दिया है. तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को टोटल कर लीजिए तो एक यूनिट का आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा. तो इसे 10 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 354 और क्वेश्चन है हमारा, अ कंडीशन नीडेड फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री टू एग्जिस्ट इज. एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को एग्जिस्ट करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? We have four options. पहला ऑप्शन है, buyers are able to influence the price of the commodity. दूसरा ऑप्शन, any units of commodity are considered by buyers to be different. तीसरा ऑप्शन, buyer discriminates in their purchases based on non-price factors. और चौथा ऑप्शन, there are no obstacles to the free mobility of resources. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन चाहिए वो ये चाहिए, देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स
टू द फ्री मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, और क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस बाय 25%, अगर पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाए, एंड द डिमांड फॉर कार फॉल्स बाय 40%, और इसी के रिलेशन में क्या होता है कि अगर कार की डिमांड 40% रिड्यूस हो जाती है, तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगा पेट्रोल और कार के बीच में वो कितना होगा? देन द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पेट्रोल एंड कार इज हाउ मच? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है -1.6, दूसरा ऑप्शन 1.6, तीसरा ऑप्शन -2.6 और चौथा ऑप्शन 2.6। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए -1.6। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फॉर्मूले के साथ आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे छोड़ देता हूं जानबूझ करके, ताकि आप कमेंट जरूर करें और वो आंसर जानना चाहें। ठीक है, तो मतलब ये इंटेंशनली है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीरियसली पढ़ाई करने के लिए आपको इंटरेस्ट लेना जरूरी है। ये उन लोगों के लिए जिनको शायद इस सवाल का सोल्यूशन नहीं पता, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 355 का आप सोल्यूशन बता दीजिए, तो मैं फॉर्मूले के साथ वो पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और जिनको आता है उनके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? पहला ऑप्शन है हमारा, इकोनॉमिक लॉस आर मेयर स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसीज। दूसरा ऑप्शन है हमारा, इकोनॉमिक लॉस आर एज एग्जैक्ट एज फिजिकल लॉस। तीसरा ऑप्शन है, इकोनॉमिक लॉस आर परमानेंट, और चौथा ऑप्शन है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक लॉज आर मेयर स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसीज। वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशंस। ठीक है, टेंडेंसीज कुछ अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर ज्यादातर इकोनॉमिक लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357, और क्वेश्चन है हमारा, इफ आफ्टर सेलिंग 10 यूनिट्स, 10 यूनिट बेचने के बाद, अ सेलर रियलाइजेज ₹12,000, एक सेलर 12,000 रियलाइज करता है, एंड आफ्टर सेलिंग 15 यूनिट्स, और 15 यूनिट बेचने के बाद ही रियलाइजेज 20,000, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू हियर? तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? ठीक है, आई जस्ट बिलीव कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सेलर 10 यूनिट कोई भी एक प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको जो रेवेन्यू रियलाइज होता है 12,000, मतलब एक यूनिट 1200 रुपीज के हिसाब से बेच रहा है, और एंड आफ्टर सेलिंग 15 यूनिट्स, मतलब कुल मिलाकर के अगर वो 15 यूनिट बेच लेता है तो उसे टोटल कितने मिल जाते हैं? 20,000। आपको बताना है मार्जिनल रेवेन्यू कितना है यहाँ पे। ठीक है, 10 यूनिट के बाद। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1500, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1600, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8000, और चौथा ऑप्शन है हमारा 2000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1600। अब ये कैसे आया मैं आपको सोल्यूशन भी बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया है। ठीक है, मैं कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहे हैं कि 10 यूनिट 1200 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 12,000 उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और इन्होंने ये बोला है कि 15 यूनिट को जब ये सेल कर रहे हैं तो 20,000 मिल जा रहा है। ठीक है, तो टोटल इन दोनों का डिफरेंस, टोटल यूनिट्स कितने हो गए, मतलब जो यूनिट का डिफरेंस है वो 5 यूनिट हो गया, और टोटल रेवेन्यू का कितना डिफरेंस हो गया? 12,000 में से 20,000 आप डिडक्ट कर दीजिए तो 8,000 हो गया। ठीक है, तो 20,000 माइनस 12,000 कितना हो गया? 8,000। अब 8,000 को हम 5 यूनिट्स, जो 5 उसका जो मार्जिनल यूनिट्स थे ना, उनसे हमने डिवाइड किया तो आ गया पर यूनिट 1600। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1600 पर यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, और क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर द कंट्रोल ऑफ फर्म ओवर प्राइस इज निल? किस मार्केट स्ट्रक्चर में एक फर्म का कंट्रोल प्राइस के ऊपर टोटली निल होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा मोनोपोलिस्टिक,
तीसरा ऑप्शन है हमारा ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन है हमारा मोनोपोली कंपटीशन। देखिए मोनोपोली कंपटीशन तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली अकेला एक सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है, ढेर सारे फर्म्स तो होते ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी सीधा गलत, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मोनोपोली कंपटीशन में जो फर्म है उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। मोनोपोली में तो एक सिंगल सेलर होता है, ढेर सारे फर्म्स तो होते ही नहीं है उसमें। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जहां आएंगे वहां पे कंट्रोल की बात की जाएगी फर्म द्वारा। जहां मोनोपोली है वहां पे तो सिंगल सेलर है ना, वहां पे तो ढेर सारे फर्म्स है ही नहीं, ढेर सारे सेलर्स है ही नहीं, तो वो लोग क्या कंट्रोल करेंगे। यहां सवाल पूछा गया है कि किस मार्केट स्ट्रक्चर में द कंट्रोल ऑफ फर्म ओवर प्राइस इज निल। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे जो फर्म का कंट्रोल है ना प्राइस के ऊपर, वो टोटली निल है। They cannot influence the price of goods and services. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, और क्वेश्चन है हमारा इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 80% इंक्रीजेस इन ऑल इनपुट्स। 80% हम सारे इनपुट्स को इंक्रीज कर दे रहे हैं। इनपुट्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर्स और प्रोडक्शन की बात की जा रही है। अगर हम 80% फैक्टर्स जो भी इनपुट्स हैं ना हमारे, उसे हम इंक्रीज कर देते हैं, द आउटपुट इंक्रीजेस बाय 25%। जो आउटपुट है ना वो 25% ही इंक्रीज कर पाता है। दिस इज अ केस ऑफ, तो ये कौन सा केस है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और चौथा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कंपैरिजन की बात की जाती है। ठीक है, तो वो हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि पिछली बार 10% में कितना था या 80% में कितना था, इस बार 80% बढ़ा है तो कितना बढ़ा, वो कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हमने जितना भी फैक्टर इनपुट्स लगा 80%, तो हमें कंपेरेटिवली 80% बढ़ना तो चाहिए, जितना हम लगा रहे हैं उसी रेशियो में तो बढ़ना चाहिए, प्रोपोर्शनेटली बढ़ना चाहिए। यहां पे बढ़ रहा है लेकिन सिर्फ 25%, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, मतलब हमने ज्यादा फैक्टर्स लगा दिए, उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिला। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, और क्वेश्चन है हमारा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव देन टोटल प्रोडक्ट इज। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है भैया, 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट, एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव देन टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाता है ना, एमसी जब सॉरी एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, तो टोटल जो प्रोडक्ट होगा वो फिर फॉल करने लगेगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361, और क्वेश्चन है हमारा इन अ लॉन्ग रन अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म होता है ना लॉन्ग रन में, उसका क्या होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑलवेज अर्न्स सुपर प्रॉफिट्स, दूसरा ऑप्शन इनकर लॉसेस, तीसरा ऑप्शन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली, और चौथा ऑप्शन में अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और इनकर लॉसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो फर्म्स होते हैं ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, इसको भी सॉल्व करके दिखाया गया है। क्वेश्चन है हमारा assume that when price is ₹40, quantity demanded is 9 units। हम ये assume कर लेते हैं कि अगर 40 रुपए अगर किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस थी पर यूनिट की, तो 9 यूनिट्स डिमांड किया जा रहा था। एंड व्हेन द प्राइस इज ₹38, तो जब प्राइस 2 रुपए कम कर दिया गया, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 10 रुपए हो गया, मतलब सॉरी 10 यूनिट हो गया, 2 यूनिट बढ़ गया। Based on this information, what is the marginal revenue resulting from an increase in output from 9 units to 10 units? इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आपको यह बताना है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्ट हो रहा है फ्रॉम एन इंक्रीज इन आउटपुट
वो आपको बताना है कि वो मार्जिनल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 20 रुपीज, दूसरा ऑप्शन ₹40, तीसरा ऑप्शन ₹38 और चौथा ऑप्शन ₹1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ₹20। अब ये कैसे हुआ जरा समझते हैं। यहां पे कहा जा रहा है जब 40 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट था, आप नीचे देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 40 रुपए का जब था तो आप कितना खरीद रहे थे, 9 यूनिट्स, तो टोटल आपने कितने खर्च किए, 360 रुपीज। जब 40 रुपए से 38 रुपीज पर यूनिट प्राइस हो गया तो आप कितना खरीद रहे हैं, 10, तो टोटल कितना हो गया 380। दोनों का डिफरेंस, एक यूनिट का कितना डिफरेंस आया, 20 आया, तो यही 20 तो हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363, और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, आपको ये बताना है मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पूछ रहे हैं एक हिसाब से कि चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड कर दीजिए चेंज इन प्राइस से, तो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा क्या। दूसरा ऑप्शन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तीसरा कह रहे हैं द चेंज इन P into Q, price into quantity due to 1 unit change in output, ठीक है। और चौथा कह रहे हैं none of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। कैसे, सवाल पूछा गया था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, तो आप क्या बताएंगे, द चेंज इन प्राइस इनटू क्वांटिटी, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है और जितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ड्यू टू अ 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। आपको पता चल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। एक यूनिट क्वांटिटी चेंज होने से एक यूनिट प्राइस पे कितना चेंज आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मार्जिनल रेवेन्यू पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन सी इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, क्वेश्चन है विच इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा एक प्योर कॉम्पिटिशन का एसेंशियल कंडीशन नहीं है, ठीक है। प्योर कंपटीशन की बात की जा रही है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोल रहे लोग, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरा ऑप्शन होमोजेनियस प्रोडक्ट, तीसरा कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री, चौथा कह रहे हैं परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सवाल पूछा गया था विच इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्योर कंपटीशन में जरूरी नहीं है कि परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स हो, ठीक है। सारे के सारे बायर्स और सारे के सारे जो सेलर्स हैं उनको मार्केट की परफेक्ट नॉलेज हो, पूरे मार्केट के बारे में उनको ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन हो, तो प्योर कंपटीशन में जरूरी नहीं ये कंडीशन अप्लाई हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन बोला होता ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने भी पढ़ा है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों के पास होता है, लेकिन इन्होंने सवाल पूछा था प्योर कंपटीशन बताइए, परफेक्ट कंपटीशन नहीं पूछा। तो प्योर कंपटीशन में बहुत सारे कंपटीशन आते हैं, आपको मालूम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ना, उसका शेप आपको बताना है कैसा होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऑप्शन वर्टिकल, तीसरा ऑप्शन पॉजिटिवली स्लोप्ड और चौथा ऑप्शन नेगेटिवली स्लोप्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इज द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर अ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन जरूरी है, ठीक है, या होती ही है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और चौथा ऑप्शन है हमारा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367, क्वेश्चन है हमारा डैश मेजर्स एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु मे बी सेड टू बी क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड। इनमें से कौन सा स्टेटस ये मेजर करता है जो एस्टिमेट नंबर ऑफ पर्सन्स हैं
जो क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूजुअल स्टेटस, दूसरा ऑप्शन करंट वीकली स्टेटस, तीसरा ऑप्शन करंट डेली स्टेटस और चौथा ऑप्शन करंट ईयरली स्टेटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। यूजुअल स्टेटस मेजर्स एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ पर्संस who may be said to be chronically unemployed. Option A is the correct answer. अगला क्वेश्चन नंबर 368 और क्वेश्चन है हमारा, when due to introduction of new equipment some workers tend to be replaced by equipment, their unemployment is termed as। कुछ नए इक्विपमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बाद जब मार्केट में कोई नया फैक्ट्रीज के अंदर कुछ नए इक्विपमेंट्स लग जाते हैं, कुछ नए मशीनरीज लग जाते हैं, उससे कुछ वर्कर्स रिप्लेस हो जाते हैं उस इक्विपमेंट द्वारा, उस मशीनरी द्वारा। इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? दे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ऑप्शन है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और चौथा ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैया टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है ना, तो दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसका क्या बोलते हैं? उसका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या समझो? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369। क्वेश्चन है हमारा, एवरी डैश पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से हर एक कौन से नंबर का इंसान, मतलब समझ रहे ना क्वेश्चन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा सेकंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिक्स्थ, तीसरा ऑप्शन है हमारा फिफ्थ और चौथा ऑप्शन है हमारा नाइन्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्स्थ। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन की 17.8% है, अप्रोक्सीमेटली आप 18% बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 18% है, तो इट इज 1/6 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 370 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, countries which are industrially well developed generally have higher per capita income than other countries which are not। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। इंडिया के पास ढेर सारा पैसा है, हमने कहीं से उधार नहीं लिया, उल्टा दूसरों को उधार देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर नीड नॉट डिपेंड अपॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर इट्स ग्रोथ। एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडस्ट्रीज पे डिपेंड नहीं करते अपने ग्रोथ के लिए। और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि कंट्रीज विच आर इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड, जो देश इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप्ड हैं, तो वहां का जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बाकी कंट्रीज के कंपेरेटिव बहुत ज्यादा है। इंडिया में एग्रीकल्चर ज्यादा है। अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है तो आपको मालूम है ना, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे अर्निंग बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फार्मर्स या प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर। तो जिस देश में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होती है वो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वहां की पर कैपिटा इनकम बाकियों के कंपेरेटिव ज्यादा होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 371। क्वेश्चन है हमारा, इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ गुड एक्स इज 3 देन इट इज अ गुड। के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर एक हाउस होल्ड की इनकम इलास्टिसिटी किसी एक पर्टिकुलर गुड के लिए, जो गुड एक्स है उसके लिए 3 है, तो वो गुड किस टाइप के गुड्स हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स, दूसरा ऑप्शन है नेसेसिटी गुड्स, तीसरा ऑप्शन है लग्जरी गुड्स और चौथा ऑप्शन है इंफीरियर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लग्जरी गुड्स। तो वो गुड्स किस कैटेगरी के हो गए? वो लग्जरी गुड्स कैटेगरी के हो गए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 372 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्लूड नहीं किया जाता? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फॉरेन करेंसी असेट्स हेल्ड बाय आरबीआई, दूसरा ऑप्शन गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई, तीसरा ऑप्शन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 373 और क्वेश्चन है हमारा,
बेसिल 2 फ्रेमवर्क इज फॉर, जो बेसिल 2 फ्रेमवर्क बनाया गया था ना, वो किसके लिए बनाया गया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बैंक्स, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनीज, तीसरा ऑप्शन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो बेसिल फ्रेमवर्क्स बनाए गए थे ना, स्पेशली बेसिल 2 बनाया गया था, वो बनाया गया था बैंक्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानकारी हमने नीचे लिख रखी है, आप ध्यान से देखिएगा। बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज अ कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज that was established by central bank governors of the G10 countries in 1974। तो बेसिल कमिटी जो G10 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने 1974 में शुरू किया था। बेसिल कोई एक्रोनिम नहीं है, किसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बेसिल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। तो बेसिल इज अ प्लेस विच इज देयर इन स्विट्जरलैंड। वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी और उन्हीं तो उस जगह का नाम पड़ गया, जैसे ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स भी एक जगह का नाम है जिसे हम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंक्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374। क्वेश्चन है हमारा, द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ गुड मेजर्स। जो टोटल एरिया डिमांड कर्व के अंडर मेजर किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मतलब वो टोटल एरिया बोलिए तो क्या होता है? मतलब वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन कंज्यूमर सरप्लस और चौथा ऑप्शन प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टोटल यूटिलिटी। The total area under the demand curve of good measures total utility. Option B is the correct answer for the given question. जब सारे के सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप टोटल कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी आएगा ना, टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के अंदर टोटल एरिया को जब आप कवर करेंगे तो क्या आएगा? टोटल यूटिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375। वो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का? पहला ऑप्शन है बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है मार्जिनल रिक्वायरमेंट और चौथा ऑप्शन है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्रेडिट कंट्रोल को मेजर, मतलब क्रेडिट कंट्रोल करने का एक क्वांटिटेटिव मेजर मार्जिनल रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब भी आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो जितनी वैल्यू की आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, गिरवी देते हैं एज अ सिक्योरिटी, उसके कंपेरेटिव आपको 60 to 65% का ही लोन मिलता है। तो जो बचा 35 to 40% उसको कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, हैव अ गुड डे।